हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम हिस्ट्री इतिहास का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो आपके इस बार जो 5 मार्च को पेपर होने वाला है, 5 मार्च के पेपर में 100% पक्का आएगा। इस वीडियो में मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूँ, वो चाहे आपका बहुविकल्पीय हो, अति लघु उत्तरीय हो या लघु उत्तरीय हो, सभी को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करके लेकर आया हूं। महा मैराथन क्लास होने वाला है आज का आप लोगों के लिए, इतिहास के स्टूडेंट के लिए। 100 में से 95% आप लोग लाना चाहते हैं इतिहास में, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप लोग आए हैं, बिल्कुल सही वीडियो पर आप लोगों ने क्लिक किया है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, इससे बाहर आप लोगों को एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, और सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए पूरा क्लास हम आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। पूरा क्लास मैं आप लोगों को बताता हूं। चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। मैं इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी चैनल पर कराता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जो कि आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। देखिए, एक एक करके सभी प्रश्नों को बताएंगा, और टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? अब आप लोग हमारी वीडियोज को फॉलो करते होंगे या देखते होंगे तो आपको पता होगा, और फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट चैप्टर से लिया गया कि भारत की जो प्रथम नगरीय सभ्यता है ये कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हड़प्पा हो जाएगा, यानी जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। किसको क्या क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी हम इसको कहते हैं स्टूडेंट, जो कि हड़प्पा हो जाएगा। तो पहले का आपका का वाला राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास से रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए हैं? तो दूसरे नंबर जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका लोथल हो जाएगा, यानी लोथल में सिंधु सभ्यता के स्थल पर बंदरगाह के साक्ष्य पाए गए हैं। तो दूसरे नंबर का घा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक एक करके मैं सारे प्रश्नों को बताता हूं, और ये स्टूडेंट मैं वीडियो बना रहा हूं सुबह, इसीलिए चिड़ियों का जो है चह एक प्रकार से क्या कहता है, चहचहा रही है। ठीक है, तो सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ स्टूडेंट, मॉर्निंग में जो वीडियो बनाने से एक प्रकार माइंड फ्रेश रहता है, सारी चीज़ें अच्छे से रियलाइज हो जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, SR राव द्वारा 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया? तो SR राव द्वारा जो 1955 में जो स्थान का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था, वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ वर्ष है। तो माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ वर्ष कौन सा हो जाएगा? तो 4 नंबर का आपका घा हो जाएगा राइट आंसर, यानी 1921 ईस्वी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर स्टूडेंट। ठीक है, 4 नंबर का घा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चंस को आप लोगों को पढ़कर जाना है, क्योंकि शुरुआत में आप लोग हमारे मॉडल पेपर में देखे होंगे तो आपका पता होगा, क्योंकि स्टूडेंट शुरुआत में देखा जाए तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, और अधिकतम देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, ठीक है, सभी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू में ही पूछे जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? इसको क्वेश्चन को मैंने काफ़ी बार अपने मॉडल पेपर में बता दिया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका का हो जाएगा? SN राय हो जाएगा, जो कि इनका पूरा नाम हो जाएगा सुरेंद्र नाथ राव। ठीक है, सुरेंद्र नाथ राव हो जाएगा इनका शायद पूरा नाम स्टूडेंट। ठीक है, तो 10 नंबर का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरिव्रज। देखिए, गिरिव्रज किसकी राजधानी थी? काशी की थी, कौशल की थी, मल्ल की थी या मगध की थी? तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि गिरिव्रज किसकी राजधानी थी, तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर घा वाला हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा? मगध हो जाएगा आपकी राइट आंसर, यानी गिरिव्रज जो राजधानी थी वो मगध की थी। ठीक है, तो 6 नंबर का घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, यहाँ पर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना कब की? तो जो भैया पुष्यमित्र है, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कब की थी, किस ईसा पूर्व में की थी, ये आपको बताना है।
तो इनमें से जो राइट आंसर बताया जा रहा है भैया, इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से आपका खा वाला हो जाएगा। 184 ईसा पूर्व हो जाएगा, लेकिन यानी गूगल पे मैं बात करूँ तो वहाँ पर दिखा रहा था 185 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आपके हिसाब से 7 नंबर क्वेश्चन का जो बुक वाला राइट आंसर है ये हो जाएगा या गूगल वाला राइट आंसर हो जाएगा? मेरे हिसाब से खा वाला राइट आंसर हो जाएगा 184 ईसा पूर्व, जो कि बुक का दिया हुआ है, 7 नंबर का खा वाला आंसर। ठीक है, पुष्यमित्र ने सुगवंश की स्थापना की थी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो क्या था? जो मेगास्थनीज था ना भैया, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो क्या था? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका घा वाला राइट आंसर हो जाएगा इतिहासकार था। ठीक है, 8 नंबर का घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इतिहासकार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं सारे बताऊंगा आपको, देखिए वीडियो। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है पर्याग परास्थित की रचना किसने की है? तो जो पर्याग परास्थित की रचना है ये किसने की है, ये आपको बताना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका का हो जाएगा, हरिशेन ने की है, यानी 9 नंबर का आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो जो श्रीमद् भगवद गीता है ये महाभारत के किस पर्व का अंश है? 10 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो खा हो जाएगा आपका भीष्म पर्व हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, अनेकांत, यहाँ पे देखिए अनेकांतवाद ब्रैकेट में स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? क्या बौद्ध धर्म हो जाएगा, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या शाक्त धर्म? तो 4 विकल्प ऐसे ही आपके पेपर में दिए होंगे और आपके 11 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, 11 नंबर का खा वाला ऑप्शन आपका जैन धर्म हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में ऋतु का तात्पर्य है। तो जो ऋग्वेद है ना स्टूडेंट, इसमें ऋतु का तात्पर्य क्या है? प्रकृति एवं नैतिक धर्म, यज्ञ, देवता या ऋषि? तो 12 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका प्रकृति एवं नैतिक धर्म हो जाएगा। हालांकि मैंने जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये शायद रिपीटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि पेपर में आया था, मैं 2024 में भी क्वेश्चंस को बताया था, जो हमारे स्टूडेंट पढ़कर गए थे, पेपर में दिए थे, काफ़ी अच्छा पेपर गया था। और इस बार भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। आप लोगों ने प्लेलिस्ट को नहीं ज्वाइन किया है, प्लेलिस्ट होता है बेसिकली, आप हमारे चैनल पर जाओगे तो हर एक सब्जेक्ट का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें क्या है, A to Z, जैसे इतिहास की आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगी चैप्टर 1 से लेकर, या आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज, मॉडल पेपर, कॉपी कैसे लिखे, सारी चीज़ें मैंने उस प्लेलिस्ट में बता रखा हूँ। वैसे ही हिंदी का था, वैसे ही समाजशास्त्र, वैसे ही नागरिक शास्त्र, सभी का था प्लेलिस्ट। ठीक है, तो वो वीडियो देखकर आप पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन था कि ऋग्वेद में ऋतु का तात्पर्य है, तो 12 नंबर का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो इनमें से राइट आंसर लुम्बिनी हो जाएगा शायद। 13 नंबर का खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी, जो कि शायद नेपाल में है। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो 13 का आपका खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कहाँ बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यानी निम्नलिखित में से जो बुद्ध जी है इनको कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका घा वाला राइट आंसर हो जाएगा, गया हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर स्टूडेंट। ठीक है, 14 का घा गया राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, रिहला नाम, रिहला एक वर्ड में ब्रैकेट में दिया है, रिहला नाम से प्रसिद्ध यात्रा वृतांत की रचना की थी। तो जो यात्रा वृतांत की रचना की थी किसने की थी? बर्नियर या टैब वर्नियर, अलबरूनी या इब्न बतूता? तो 15 का आपका इब्न बतूता हो जाएगा, इब्न बतूता राइट आंसर, यानी 15 का गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अलबरूनी ने तारीख ए हिंद, यहाँ पर देखिए कामा के अंदर है भैया, अलबरूनी ए, यहाँ पे देखिए सॉरी, तारीख ए हिंद किस भाषा में लिखी अलबरूनी ने? तो ये आपका शायद अरबी हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, अरबी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी तारीख ए हिंद अरबी भाषा में लिखी थी। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, मातृ देवी की उपासना को मुख्यतः किसमें महत्व दिया गया? शाक्त संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में, या इन सभी ने? तो 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा शाक्त संप्रदाय हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी मातृ देवी की उपासना में मुख्यतः जो महत्व दिया इस समुदाय ने दिया। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, यहाँ पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म हुआ था। तो भैया जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है इनका जो जन्म हुआ था वो 1173, यहाँ पर देखिए
73 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका याद रखना है 1235 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, जन्म 1173 ईस्वी में, मृत्यु 1235 में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, 18 अप्रैल 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर, ठीक है, हरिहर और बुक्का नाम के दो शख्स ने की थी। और ये विजयनगर कहाँ पर है? विजयनगर का राजधानी उस समय के कृष्णदेव राय थे। ठीक है, और विजयनगर अभी वर्तमान में बात की जाए तो कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में है। तो 19 नंबर का आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? और 1336 ईस्वी में आपका ये इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना वर्ष हमको कहते हैं। तो 16 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा? विजयनगर, जो कि आपका 7वां नंबर चैप्टर है इतिहास में, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। तो जो हम्पी था ना स्टूडेंट, हम्पी को जो यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था, ये किस सन की बात हो रही है? तो 20 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ इसमें से आपका घ राइट आंसर हो जाएगा 1986 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके सारे प्रश्नों को बताता हूं, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिए क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि आप इसको रट्टा नहीं मार सकते, इसको आप समझ सकते हैं और इसको जब आप दिमाग में फीड कर लेंगे, ठीक है, तो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। और बहुविकल्पीय जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एक अहम रोल होता है आपके हर एक सब्जेक्ट में बहुविकल्पीय का। बहुविकल्पीय से एग्जामिनर जज कर लेता कि आप कितने अच्छे से कॉपी को अच्छे से लिखे होंगे या राइट आंसर कितने क्वेश्चंस का दिया होगा। तो बहुविकल्पीय को आप अच्छे से सुधारिए। अभी 21 नंबर क्वेश्चन है कि मुंतख्वाब उत त्वारीख की रचना किसने की? त्वारीख की रचना की, मुंतख्वाब उत त्वारीख की रचना किसने की? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी हो जाएगा, बदायूनी करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि अधिकतर लोग नंगे रहते थे, केवल शरीर के बीच भाग में चारों ओर एक वस्त्र लपेटे रहते थे, ये किसने कहा है? यानी बेसिकली एक कोई कथन है जो कि कोई इतिहासकार दे रहा है नाम। तो 22 नंबर का घ राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फ्रिंच हो जाएंगे, रॉल्फ फ्रिंच हो जाएंगे राइट आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का। यानी 22 का घ वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाबरनामा के रचयिता है। अब देखिए बाबरनामा के रचयिता तो भैया बाबर स्वयं हो जाएंगे। तो 23 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बाबरनामा के रचयिता बाबर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि इस्तमरारी बंदोबस्त, देखिए इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसी तरीके से आपके पेपर में भी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपके 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर गा वाला हो जाएगा आपका 1793 इस यहाँ पर देखिए ईस्वी में जो है इस्तमरारी बंदोबस्त में लागू किया गया था, यानी 22 मार्च 1793 ईस्वी। तो 24 का गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके मैं सारे प्रश्नों को बता दे रहा हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से कहाँ लागू की गई? तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है स्टूडेंट, ये निम्नलिखित में से जो लागू की गई थी ये सभी में, मद्रास जो कि चेन्नई, बम्बई, असम, ये तीनों में लागू की गई थी। यानी वर्तमान में बात की जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 3 जगह पर लागू की गई थी। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त का संबंध किसके साथ है? तो जो स्थायी बंदोबस्त का संबंध है ये इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। 26 का गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही भैया यानी संबंध है, यानी संबंध किसके साथ है? ये गा वाले से। 26 का गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जो बिहार के जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह हो जाएंगे। 27 नंबर का खा राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इस समय के जो मुगल शासक था वो कौन था? तो वो आपका बहादुर शाह जाफर हो जाएगा राइट आंसर। यानी 28 नंबर का खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को बस इंप्लीमेंट करना है और आप लोग अपना टेस्ट भी दे रहे होंगे। आप लोगों को मेरे बताने से पहले आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मान लीजिए कि इसमें मैं 40
बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूँ। आपका 30 जाता है तो इस तरह से 40 गुणे 30 लिख दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप कितने अच्छे से तैयार हो, ताकि मैं वीडियो उसी के अकॉर्डिंग लाऊं और देखिए एक दिन में तैयारी अच्छे से करा दूं। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा और टेस्ट अपना दे सकते हैं बहुविकल्पीय के लिए कि बहुविकल्पीय आप इतिहास में किस तरह से तैयार किए हुए हैं, कितने का आंसर आप लोगों को इस वीडियो में जितने बहुविकल्पीय में बता रहा हूँ आपको आता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, हजरत महल का संबंध किस स्थान से? तो वो लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हजरत महल। ठीक है, तो 29 नंबर का घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में दिखा देता हूं मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो जो भैया ब्रिटिश प्रधानमंत्री था 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा गा वाला, यानी पामस्टन हो जाएंगे, यानी कौन? पामस्टन हो जाएंगे इस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो 30 का गा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो जो भैया भारत छोड़ो आंदोलन है ये आरंभ कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था अगस्त 1942 में। 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 8 अगस्त, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था, इतना आप कह सकते हैं। उसके बाद में देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। मैंने काफ़ी बार इस क्वेश्चन का जिक्र किया है, आप लोगों को बताया भी है अपने वीडियोज में, रिसेंट वाली वीडियो में। तो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किसने किया? पुस्तक से रिलेटेड काफ़ी आपके नाम इसमें दिए होते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो जो भैया प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था वो किस सन में हुआ था? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा का वाला 1930 में। यानी यहाँ पर देखिए 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ये क्या दिल्ली में हुई थी, कलकत्ता में, मुंबई में या सूरत में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का या गा वाला, मुंबई हो जाएगा शायद करेक्ट आंसर, यानी 34 का गा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 35 नंबर। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था ये किस सन में समाप्त हुआ था? ये बेसिकली आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का वो आपका गा वाला हो जाएगा, 1942 हो जाएगा, यानी 2 सितंबर। ठीक है, तो लिख देता हूँ। देखिए 2 सितंबर 1942 हो जाए, 1945 हो जाएगा। 1945 में जो है समाप्त हुआ था। ये देखिए 2 सितंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में बताऊँ जापान पर भैया और अमेरिका ने 2 परमाणु बम भी 1945 में गिराया था, अगस्त के महीने में, शायद 5 अगस्त को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान पर अमेरिका ने बम भी गिराया था, लिटिल बॉय के नाम से भैया बम था पहला वाला। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। हिटलर का भी मृत्यु भैया 1945 में ही हुआ था, जो कि पूरी दुनिया पर दबदबा बना रहा था अपना। तो 35 नंबर क्वेश्चन का गा राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो जो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव है ये कब पेश किया गया ये आपको बताना है। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका खा हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऐतिहासिक उद्देश्य इसी में पास हुआ था। तो 36 नंबर का खा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो जो केंद्र था इसमें जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 नंबर का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा, 2 सितंबर 1946 हो जाएगा। ठीक है, इसी में यानी अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो 37 नंबर का आपका खा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखिए मैं सारे क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। टेस्ट वाला भी स्टूडेंट आप जब वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट वाला जो आंसर आप लोग लिखे होंगे, ठीक है, उसको नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आप लोग उसमें कमेंट में बता सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास की झलक के लेखक थे।
तो जो भैया विश्व इतिहास है, इसके झलक के जो लेखक थे वो कौन थे? वो शायद महात्मा गांधी जी थे, कि जवाहरलाल नेहरू थे, कि मोतीलाल नेहरू थे, या जाकिर हुसैन थे। तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास की झलक के लेखक थे। तो 38 नंबर का आपका घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आपके 39 नंबर क्वेश्चन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रखी, शायद 1947 में आज़ाद हुआ और 1947 से जो है 1950 में लागू हुआ था संविधान, और शायद उसी के टाइम इन्होंने भी भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। तो 39 नंबर का यानी 1950 से लेकर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो 1962 या 63 तक इन्होंने अपना एक प्रकार से राष्ट्रपति पद पर कार्य किया होगा। मैं अनुमान लगा रहा हूँ सही से। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो 39 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, NG रंगा थे। NG रंगा कौन थे ये आपको बताना है। एक अनुसूचित जाति सदस्य थे, एक आदिवासी थे, एक अल्पसंख्यक था, या एक यहाँ पे देखिए स्वर्ण सदस्य थे। तो 40 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा खा वाला, यानी एक आदिवासी थे। तो 40 नंबर क्वेश्चन का खा राइट आंसर हो जाएगा, आदिवासी वाले पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट 40 इतिहास के मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताए हैं। अब हम चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है, और मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। क्लास 12 इतिहास हिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि पेपर में आपके बार बार आते हैं। और पेपर में मैं बात करूं इतिहास के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर, तो टोटल 5 ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, और 5 ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। और आपका कितने नंबर पक्का हो जाता है स्टूडेंट? आपका 10 नंबर पक्का हो जाता है, क्योंकि 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी, ये आपको बताना है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये किस काल की सभ्यता थी? इसे प्रारंभ में सिंधु सभ्यता का नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी और इसे प्रारंभ में सिंधु सभ्यता का नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में आपको जिक्र करके बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसका उत्तर देखिए, हड़प्पा सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता थी। प्रारंभ में इसकी अनेक बस्तियां केवल सिंधु नदी घाटी और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में पाई गई थी। अतः यहाँ पे देखिए अतः विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता के नाम से नाम दिया, या सिंधु सभ्यता के नाम से पहचाना। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की? तो बताना है आप लोगों को कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो कौन थे, और उन्होंने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी ये कब की थी, किस सन में की थी? इसका उत्तर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। उसने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी कब की थी? 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चंस को आंसर को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में वर्णित पैतृक जायदाद के बंटवारों के विषय में बताइए। इसका उत्तर देखिए, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक जायदाद का सभी पुत्रों, ठीक है, सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु जेठ पुत्र इसके विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियों इस पैतृक जायदाद में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। यानी स्त्रियां भैया अभी भी प्रचलन आप देखे होंगे, तो स्त्रियां जो है भैया जायदाद में जो है यानी मालिक नहीं होती या मालिकाना नहीं होता, क्योंकि वो अपने घर पर चली आती है, शादी विवाह हो जाता है। तो ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर प्रश्न का आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बताया गया है। उसके बाद में दिखा देता हूँ अगला क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों का महत्व बताइए। जो वेद होता है इसका आपको महत्व बताना है। इसका उत्तर देखिए, वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद हैं। जो वैदिक साहित्य है इसके सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं वो वेद हैं। वेद संख्या में 4 हैं। वेद क्या है स्टूडेंट? संख्या में 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और
अर्थववेद, यहाँ पे देखिए अर्थववेद ऋग्वेद वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो जो ऋग्वेद है स्टूडेंट, ये वैदिक काल या वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न बतूता, यहाँ पर देखिए, इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, अलवार एवं नयनार के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, अलवार वैश्रवण भक्त थे, इनकी संख्या 12 थी। इनमें यहाँ पे देखिए तिरुमेगई, पेरिये, अंडाल, फिर नामालवार प्रमुख नायनार सेव भक्त थे, इनकी संख्या 63 थी। इनमें यहाँ पे देखिए अपार, तिरुज्ञान, फिर संबदरण, यहाँ पे देखिए संबदरण, सुंदर मूर्ति आदि उल्लेखनीय थी। देखिए स्टूडेंट, क्या बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि भैया डिस्टर्बिंग उससे बहुत ज़्यादा होता है, मैं भी डिस्टर्बिंग होता है, इसीलिए शब्द गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को करा देता हूँ क्योंकि भैया बैकग्राउंड में जो है आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो आप लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का कि आमुक्त, यहाँ पे देखिए आमुक्त मल्यद नामक तेलुगु साहित्य की रचना किसके शासनकाल में हुई। तो ये जो क्वेश्चन है कि अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु साहित्य की रचना किसके शासनकाल में हुई, इसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु साहित्य की रचना विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय के समय हुई। इसकी रचना स्वयं कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय कौन था भैया, वो था विजयनगर साम्राज्य का राजा। ठीक है, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का नाम के 2 शख्स ने, जो कि मैंने आपको बहुविकल्पीय में बता दिया है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था, इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में ग्रामीण समुदाय के कितने घटक थे। तो जो मुगल काल में ग्रामीण समुदाय के कितने घटक थे ये आपको बताना है। इसका उत्तर देखिए, मुगल काल में ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे। अब वो घटक कौन कौन से थे, देखिए सबसे पहला है खेतीहर किसान, दूसरा है पंचायत, तथा तीसरा है गांव का मुखिया और मुकदम या मंडल। ठीक है, मुकदम या मंडल। तो ये आपका मुगल काल में ग्रामीण समुदाय के कितने घटक थे, ग्रामीण जो समुदाय के कितने घटक थे ये बताया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाराजा बेहताब चंद्र कौन थे। तो महाराजा बेहताब चंद्र कौन थे, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर देखिए, महाराजा बेहताब चंद्र वर्धमान के राजा थे। उनके शासन में वर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहताब चंद्र ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। ठीक है, महाराजा बेहताब चंद्र कौन थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बारे में बताया कि उनके शासन में वर्धमान की जमींदारियों काफ़ी फली फूली और मेहताब चंद्र ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह में के दौरान जो अंग्रेजी हुकूमत है इसके साथ दिया था। तो ये 9 नंबर प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या था। जो प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह था वो कौन था या क्या था, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर देखिए, कमल और रोटी 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त चिन्ह था। कौन था भैया, कमल और रोटी। बस आपको इतना ही लिखना है, बाकी का सारा जो क्वेश्चन है वो वही हो जाएगा, यानी एज इट इज सारा क्वेश्चन वही रह जाएगा। और बस इसमें थोड़ा एक वर्ड जुड़ जाएगा, कमल और रोटी। उसके बाद में देखिए आखिरी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, नहीं तो और भी क्वेश्चंस में थोड़ा आपको बता दूं, 2-4 क्वेश्चंस और में आपको बताना चाहूँगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन क्यों वापस लेना पड़ा, इसके बारे में बताना है। इसके बारे में जिक्र कीजिए, इसका परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ स्टूडेंट
इसका उत्तर देखिए, गांधी जी को चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चोरापुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर, देखिए चोरापुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। यानी ये जो अग्निकांड था भैया, इसमें जो कई पुलिस वाले थे, ठीक है, उनकी जान चली गई। और इसके सहायता से यानी जब ये कांड हो गया भैया, तो इसके कारण असहयोग आंदोलन जो है पीछे वापस आना पड़ा या पीछे लेना पड़ा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, तो ये 11 नंबर जो क्वेश्चन था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों लिया था। अब आपके लिए कमेंट में क्वेश्चंस में छोड़ रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि जो एक प्रकार से दांडी मार्च थे, शुरुआत कहाँ पर हुई थी स्टूडेंट, और उसके बाद में दांडी मार्च के बाद में एक और क्वेश्चन में याद नहीं आ रहा है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद में एक और आंदोलन हुआ था जो कि गुजरात से चला था, वो कौन सा आंदोलन था, बस ये आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और चलिए मैं और क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को बताऊंगा। जो प्रश्न है हमारा, क्या पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन या उल्लेख कीजिए। जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 हिस्ट्री का, क्या है, ईंट मनके तथा हस्तियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न आपके रहते हैं, लाइक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको भी मैं कंप्लीट कराता रहूँगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न की बारी है, तो इसके जितने भी प्रश्न में बनेंगे उसमें आपको हम बता देंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं थी कि भैया क्या थी, इसमें विशेषताएं क्या थी, मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता होता क्या था, इसका हमें वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर देखिए, क्योंकि हम आंसर ऐसा यूट्यूब पर स्टूडेंट याद रखिएगा, ऐसा यूट्यूब पर वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ढूंढ लीजिए, कहीं पर भी आपको लघु उत्तरीय का प्रश्न उत्तर नहीं बताया जाएगा, खासकर क्लास 12 हिस्ट्री में। ऐसा भी हमारे चैनल पर ही मिलेगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूर्ण रूप से आपकी तैयारी करा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले, सभी की तैयारी हमारे चैनल पर हो रही है। आंसर देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है, निम्नवत है, यानी कुछ इस प्रकार से, पॉइंट के हिसाब से समझिए। सबसे पहला क्या है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है आपका नगर योजना। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना का भी एक प्रारंभ था। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों के उत्खनन से, जो उत्खनन है, इसके उत्कृष्ट नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के निवासी अपने निवास एवं निश्चित योजना के अनुसार क्या है, बनाते थे। कहने का तात्पर्य ये है हमारा स्टूडेंट कि जो नगर योजना है, जो हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना थी, इसमें अपने हिसाब से जो वहाँ के निवासी थे, वो अपने हिसाब से क्या है, अपना निवास स्थान बनाते थे और निश्चित योजना के अनुसार वो ये सारी चीज़ें करते थे। तो ये नगर योजना हो गया। दूसरा है जो हड़प्पा में क्या है, सामाजिक जीवन, जो हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था वो किस तरह सा, ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता के समाज में शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग था। यानी कहने का तात्पर्य वहाँ पर भी वही सारी चीज़ें जो थी जो प्रेजेंट टाइम में है, यानी क्या है, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग यानी मेहनत करने वाले लोग, और कृषक यानी कृषि करने वाले लोग भी हड़प्पा सभ्यता में थे। तो कुछ देखिए स्टूडेंट, आपको लिखना किस तरह से, ये भी हमने बताया था, लिखना आपको इसी के तरीके से। यहाँ पर हमने रेड पेन का यूज किया है, लेकिन आपको भी पता होगा, हमने काफ़ी बार बताया है कि ब्लैक और ब्लू के अलावा बोर्ड में कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा, और आपको पॉइंट के हिसाब से लिखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़े में नहीं लिखना है, हमने 3 ही 4 चीज़ें बताए हैं, इतने ही बड़े में आपको लिखना है। और पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे तब क्या होगा कि एग्जामिनर को 5 नंबर देने में बुरा नहीं लगेगा। वो 5 नंबर देखेगा कि भैया बच्चे को लिखने में आता है, यानी कॉपी लिखने में आता है, प्रश्न का उत्तर उसको देने में आता है अच्छे से, तो वो 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। वो आपकी फालतू क्या है, प्रश्न का आंसर नहीं देखा गया, यानी आपने प्रश्न का आंसर लिखा है, लेकिन वो क्या है, सभी बहुत सारी कापियाँ चेक करनी होती है, तो वो देखता है कि बच्चे को लिखना आता है और 1-2 लाइन पढ़ेगा कि हाँ भैया सही है, 5 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आप अपने हिसाब से जितना बेटर हो सके उतना बेटर आप लिखिए। तीसरा क्या है,
हड़प्पा सभ्यता में क्या है, आर्थिक जीवन, जो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन थी उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये लोग गेहूँ, जौ, चावल, चना, बाजरा, दाल एवं तिल आदि की क्या है, खेती करते थे। वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें होती थी जो हड़प्पा सभ्यता में जो आर्थिक जीवन था वो उनका किसके, कृषि व्यवसाय में थे। यानी जिस प्रकार से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जो कृषि के आधारित होते हैं, सेम उसी प्रकार से जो है हमारे जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें भी क्या होता था, वो सारी चीज़ें होती थी जो प्रेजेंट टाइम में होती हैं, जैसे कि गेहूँ बोना, जो चावल, चना, बाजरा, दाल एवं तिल आदि की खेती करते थे जो है हड़प्पा सभ्यता में। तो ये तीसरा हो गया। अगला देख लेते हैं क्या है। देखिए, पूरे यूट्यूब पर मैं स्टूडेंट बता रहा हूँ, ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि आपको प्रश्न का आंसर दे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, यदि आपको बेटर लगता है हमारा कंटेंट जो है और आपको कुछ वैल्यू मिलता है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मैं फालतू नहीं कहता हूँ। क्योंकि हमारा यही टारगेट रहता है कि हर एक बच्चे को वैल्यू दूँ और वो जो चाहता है उसको मैं प्रोवाइड कराऊँ। और आपकी भी कोई भी डाउट रहते हैं तो आप हमें क्या है, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉमेंट में पूछेंगे तो कॉमेंट में बहुत सारे बच्चे का क्या है, डिमांड रहता है। तो आप हमें इंस्टाग्राम से पूछ सकते हैं, क्या है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए फॉलो कीजिए, जो भी आपके डाउट है वो आप हमसे कनेक्ट कीजिए। चौथा है धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में जो धार्मिक जीवन था वो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक विचारों के थे। ये क्या है, मातृ देवी की पूजा करते थे। जो मातृ देवी थी ये पूजा करते थे तथा जीव शिव की उपासना करते थे। जो शिव यानी भोले शंभू जो है हमारी, उनकी भी ये उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता में। पांचवा है लिपि। लिपि क्या होता है इसको भी देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने लिपि का भी क्या है, चित्रात्मक थी। क्या है, वहाँ पर एक लिपि भाषा भी चित्रात्मक थी। इस लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। यानी लिपि भी आपने सुना होगा और बोर्ड एग्जाम में ये अति लघु उत्तरीय के प्रश्न के फॉर्म में पूछा जाएगा कि लिपि क्या है, व्हाट इज लिपि, यानी इंग्लिश में तो होगा लेकिन ये पूछा जाएगा कि लिपि का अर्थ बताइए या लिपि का परिभाषा दीजिए या लिपि से आपका आशय क्या है। यानी ये जो तीनों फॉर्मेट है, आपका परिभाषा, आशय और अर्थ, ये तीनों फॉर्मेट का आंसर एक ही होगा, यही होगा, आप स्टूडेंट याद रखिएगा। तो इसमें लिपि भाषा में चित्रात्मक थी, यानी जो चित्र के हिसाब से वहाँ पर भाषाएं को समझना पड़ता था जो हड़प्पा सभ्यता में था। चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, हालांकि ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता में जो चिन्हों के द्वारा जो लिपि भाषा थी ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जो इनकी भाषाएं होती थी किसके द्वारा होती थी, चित्रात्मक, यानी चिन्हों के द्वारा कि ये भैया ये हमारा प्रतीक है, ये हमारा फोटो है, और इसी के हिसाब से वो लोग बातचीत करते थे। तो ये भी पता हो गया। तो ये 5 पॉइंट थी, स्टूडेंट याद रखिएगा। क्या है, ये 5 पॉइंट है जो कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करती हैं। 5 नंबर आपको इतना मिल जाएगा यदि आप ये 5 पॉइंट को लिख देते हैं स्टूडेंट। ऐसे ही आपको लिखना है पॉइंट के हिसाब से, और राइटिंग में लिखिए क्योंकि राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्या है हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा मौर्य वंश की जानकारी। देखिए हमारी वॉइस जो है काफ़ी जो है तेज़ लग रही होगी, तो हम ऐसे ही स्टूडेंट क्या बात करते हैं, और ऐसे ही हमारी जो वॉइस है वो काफ़ी फास्ट है। तो इस पर आप मत जाइएगा, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और स्टूडेंट यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप टिक लगाना चाहें तो टिक भी लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए क्या है, आप लोग स्टूडेंट सामान्य हो, सभी को हम क्या है PDF तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, और PDF भी मैं नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो PDF में काफ़ी मेहनत लगता है, और ऐसे ही आपको समझाना हमारे लिए काफ़ी बेटर हो जाता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी राइटिंग जो है अच्छी नहीं है, क्या है आप राइटिंग में अच्छे नहीं हैं, तो राइटिंग के लिए आप पर डे आप 2 से 3 पेज जरूर लिखिए, क्या है, ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो। ज़्यादा से ज़्यादा जब राइटिंग स्किल आपकी इम्प्रूव होगी, राइटिंग जब अच्छी होगी तो आपको बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी। और बोर्ड एग्जाम में राइटिंग की ज़्यादा अहमियत होती है। आपने किस तरह से लिखा ये नहीं मैटर करता, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है और आप किस तरह से लिखना जानते हैं उस पोर्शन को, वो आपका सबसे ज़्यादा अहमियत है। तो उसी प्रकार से आप लिखिए, राइटिंग में लिखिए, राइटिंग क्या है सुधारिए। राइटिंग सुधारने के लिए भी हमने बता दिया, पर डे 2 पेज आप कॉपी लिखिए। दूसरा देखिए क्या है, मौर्य वंश की जानकारी, ये दूसरा आपका प्रश्न है, इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए। जो मौर्य वंश है इसकी जानकारी पर हमें क्या है, प्रकाश डालना, इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, कौटिल्य। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आप ब्लैक पेन का यूज कर दीजिएगा, हमने क्या है रेड पेन का यूज किया है। तो क्या है महत्वपूर्ण स्रोत कौटिल्य ब्रैकेट में क्या है चाणक्य, चंद्रगुप्त के मंत्री का अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त ब्रैकेट में हमने किया है चाणक्य चंद्रगुप्त के मंत्री, उसके बाद में ब्रैकेट बंद हो गया का अर्थशास्त्र है। इसमें लगभग 6000 क्या है लगभग 6000 श्लोक हैं। ये पुस्तक दर्शन शास्त्र, राज्य पद्धति या राजनीति पर वाद विवाद करने की क्या है करने के दृष्टिकोण के स्थान पर शासन के हित को क्या है हित की दृष्टि में रखकर लिखी गई है। यानी यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि जो ये पुस्तक है अर्थशास्त्र किसके कौटिल्य, इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं और ये पुस्तक दर्शन शास्त्र, राज्य पद्धति या राजनीतिक वाद विवाद करने के जो दृष्टिकोण है इसके स्थान पर शासन के हित में क्या है शासन के हित को दृष्टि में रखकर क्या है दृष्टि में रखकर लिखी गई है। पुरातात्विक साक्ष्य, जो पुरातात्विक साक्ष्य मूर्तिकला से भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यानी आप लोगों ने भी सुना होगा और आप तो अब तो आ गया है सीरियल, यानी सीरियल और फिल्म में भी आ गई मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बताते हैं तो उनको भी आपने देखा होगा। तो उसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता होगा और मौर्य वंश के बारे में आपको पता होगा कि किस तरह से है। तो वहाँ पर जैसे मौर्य वंश का जो पता चला वो मूर्तिकला से भी मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज, आपको पता होगा यूनानी जो राजदूत है मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या है भारत आया था। जो मेगास्थनीज है ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या आया था भारत में आया था और लिखा ग्रंथ जो इंडिका है वो इसी की है। किसकी है भैया, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आपको याद रखना है स्टूडेंट, जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इंडिका जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएंगे मेगास्थनीज हो जाएंगे, क्योंकि मेगास्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक की रचना की थी। यहाँ पर देखिए लिखा गया इंडिका भी एक क्या है महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। मौर्य काल के विषय में जानकारी, जो मौर्य काल है इसके विषय में जानकारी संस्कृत भाषा के कवि विशाखदत्त के लिखे नाटक मुद्रा राक्षस से प्राप्त हुई है। यानी जो मौर्य वंश की जानकारी है आप लोगों को भी पता होगा। यहाँ पर हमने बताया क्या है कि जो मौर्य वंश की जानकारी है वो किस तरह से हुई। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है उसका कौटिल्य है, जिसका चाणक्य क्या था उसके मेन पात्र, चंद्रगुप्त भी उसके मेन पात्र के मंत्री का अर्थशास्त्र है। इसमें लगभग 6000 श्लोक लिखा गया, तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मौर्य वंश की जानकारी की स्रोत पर क्या है प्रकाश डालती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इतना ही आपको लिखना है। देखिए ज़्यादा बड़े में लिखना नहीं है क्योंकि 5 नंबर का है। इसके बाद में हमारा जो हाईएस्ट आ जाता है 10 नंबर का, शायद जो आपका हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो 10 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, तो उसको भी कंप्लीट करना है, तो उसको भी देखना है। फिलहाल हम इतने ही प्रश्नों पर बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए ज़्यादा जानकारी के लिए यदि आपको प्रश्न का आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप क्या है रोक कर भी सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और यदि आप लिख रहे हैं तो भी और भी अच्छी बात है, क्योंकि लिखना क्या है लिख लेंगे तो आप ही याद कर पाएंगे और इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तभी हमने लेकर आया हूँ इस वीडियो में। उस तरह से देखा जाए यानी हर एक चैप्टर का देखा जाए तो 5 से 6 महत्वपूर्ण तो दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, और बुक में देखा जाए तो बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन जो हमने चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं और जो आ सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ। फालतू क्वेश्चन को इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आप ही के लिए हम डिमांड पर ये सारी वीडियो बनाते हैं। तीसरा देखिए क्या है प्रश्न, महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो महाकाव्य काल है इसमें जो वर्ण व्यवस्था था इसका हमें वर्णन करना है। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर देखिए क्या है, महाकाव्य काल के दौरान धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। इनमें चारों क्या है वर्गों का, जिसको 4 वर्ग या 4 वर्ग होते थे, 4 वर्गों के बारे में बताया गया है। यानी 4 वर्ग ब्राह्मण, ब्रैकेट में देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए आदर्श जीविका से क्या है जुड़े कई नियमों क्या है कई जो नियम है इसमें मिलते हैं। जैसे ब्राह्मण के 6 प्रधान कर्मों का उल्लेख मिलता है। जो ब्राह्मण थे उनके जो 6 प्रधान यानी 6 मुख्य रूप से जो उनके कार्य होते थे ब्राह्मण के, वो उनका उल्लेख किया गया है। मैं आपको 6 कार्यों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला क्या है,
अध्ययन, ये अध्ययन होगा। दूसरा अध्यापन, तीसरा यज्ञ करना, चौथा है आपका यज्ञ कराना, पांचवा दान देना तथा 6 है दान लेना। तो ये जो ब्राह्मण के हैं ये प्रधान यानी 6 मुख्य प्रधान जो कर्म हैं ये ब्राह्मण लोग करते थे, यानी अध्ययन भी करते थे, अध्यापन भी कराते थे, यज्ञ भी करते थे, यज्ञ कराना भी इनका काम था, दान देना भी काम था और दान लेना भी काम था। तो ये इनके प्रकार से 6 प्रधान कर्म हो गए। उसके बाद में भी देखिए क्या है, महाभारत में अध्यापन क्या है, आत्मनियंत्रण एवं तप को क्या है, तप को ब्राह्मण का विशिष्ट धर्म बताया गया। मनुस्मृति में ब्राह्मण का विशिष्ट कर्म क्या है, जो मनुस्मृति है इसमें ब्राह्मण का विशिष्ट कर्म अध्ययन एवं अध्यापन कहा गया। इस कारण सामाजिक श्रेष्ठता का ब्राह्मण प्रजा की रक्षा यज्ञ करना क्या, यज्ञ करना या यज्ञ कराना, ये इनका जो है ब्राह्मण का एक प्रकार से काम है, करना तथा दान देना बताया गया है। तो ये जो आपका महाकाव्य के काल वर्ण व्यवस्था है इनका जो वर्णन किया गया है कुछ इस तरह से किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री में खासकर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा और इसको लिखना चाहें तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए वीडियो लेकर आते हैं और आप ही के लिए हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भैया हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, और इस बार हमारा टारगेट आप लोगों को भी पता होगा 95% हर एक बच्चे को दिलाना हमारा टारगेट है। तो भैया हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, हमारा टारगेट अचीव करने में क्या है, अचीव करने में जब आप हेल्प करेंगे, अपना टारगेट, हमारा काम है सिर्फ आपको बताना, आपको रास्ता दिखाना, आपको क्या है मंजिल तक पहुंचाना। अब मंजिल तक आपको पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम है, मंजिल तक आपको पहुंचना है। पेपर बोर्ड में आप ही देने जाएंगे, न कि हम जाएंगे। हमारा काम है आपको राह दिखाना कि भैया वो देखिए वहाँ पर पेपर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको खुद जाकर क्या है, खुद चलकर जाकर वहाँ पर आपको पेपर देना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से आप काम कीजिए और 95% लाने का यदि आपका टारगेट है तो उसको अचीव करने में आप जी जान लगा दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। इसी में आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भैया पछताना पड़ेगा। तो मेहनत कीजिए स्टूडेंट और सक्सेस जरूर मिलेगी, याद रखिएगा, क्योंकि मेहनत क्या है उसी पर फिदा होती है जो क्या है, सक्सेस जो है उसी पर फिदा होती है जो मेहनत करते हैं। तो मेहनत में विश्वास रखिए और जो भी सारी चीज़ें हैं, वो जो भी डाउट है वो आप हमसे पूछिए और सारी चीज़ें के लिए आप मेहनत कीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्या प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए, आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते हैं। जो आपके अनुसार यानी हमारे अनुसार भी आपके अनुसार भी स्त्री पुरुष जो है वो संघ में क्यों जाते हैं। संघ क्या होता है बेसिकली, इसको भी आगे हम समझेंगे, संघ में क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए, यूट्यूब पर स्टूडेंट पूरे ऐसे यूट्यूब पर कोई भी नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। हम लाइक आपके जितने भी आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो उसके बाद में शिक्षा शास्त्र, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, जितने भी आपके आर्ट से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट हैं उस पूर्ण रूप से हमारे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। सभी का हम पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं और सभी का हम क्या है तैयारी कराते रहेंगे जो आपका इस बार का बोर्ड एग्जाम है। तो मेहनत कीजिए, सारी चीज़ों को आप प्रोवाइड कीजिए। यहाँ पर देखिए आंसर देखिए क्या है, संघ। संघ बौद्ध मत की धार्मिक व्यवस्था थी। महात्मा बुद्ध ने जो संघ है, संघ के बारे में आपको पता ही होगा, जो महात्मा बुद्ध का एक संघ होता था, एक ग्रुप होता था। तो यहाँ पर देखिए संघ बौद्ध मत की धार्मिक व्यवस्था थी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध मत का प्रचार संगठित रूप से करने के उद्देश्य से क्या है, संगठित रूप से करने के उद्देश्य से बौद्ध संघ की स्थापना की थी। इसीलिए जो है माना जाता है कि स्त्री पुरुष दो प्रमुख उद्देश्यों से संघ में जाते थे। यानी यहाँ पर माना क्या जाता है भैया कि जो स्त्री पुरुष थे वो दो प्रमुख उद्देश्य से जो संघ होता था, जो कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कह सकते हैं, इनके लिए ये इनके प्रचार का संगठित रूप था। तो यहाँ पर देखिए वो क्या दो प्रमुख उद्देश्य हैं, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य बताया जा रहा है ये है बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करना।
क्या होगा, बौद्ध धर्म का क्या है, गहन अध्ययन करना। दूसरा है हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार करना। ये जो होता था, जो स्त्री और पुरुष संघ में जाते थे महात्मा बुद्ध के, यहाँ पर ये दो कार्यों के लिए, दो प्रमुख उद्देश्यों के लिए जाते थे। क्या है, गहन अध्ययन करना कि संघ के बारे में भी ये जानना, और बौद्ध धर्म का प्रचार करना। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए क्या है, बौद्ध संघ का संगठन। हमने बता दिया कि स्त्री पुरुष क्यों जाते थे, दो कारण भी बता दिया, दो उद्देश्य भी इनके बता देते हैं। तो दो उद्देश्य भी बता दिया, इसके बारे में देखिए। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्रात्मक, क्या है, गणतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर किया गया था। 15 वर्ष से अधिक, जो 15 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए संघ की सदस्यता खुली थी, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों ना हो। यानी चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो, महात्मा बुद्ध के जो संघ था वो उसमें 15 वर्ष के जितने भी नागरिक थे वो उनके में क्या है, वो उनके संघ में जा सकते थे। तो किसी भी जाति के क्यों ना हो वो संघ में प्रवेश करने वाले बिच्छू क्या है, बिछुड़िया कठोर अनुशासन का पालन करते थे। बिच्छू क्या होते थे, बालक, बिछुड़िया होती थी बालिकाएं। उनको क्या है, कठोर जो है संघ में जब प्रवेश करते थे तो कठोर जो अनुशासन था महात्मा बुद्ध के द्वारा, उनको अनुशासन का पालन करना पड़ता था। तो कठोर अनुशासन का पालन करते थे क्या है, बिच्छू और बिछुड़िया, याद रखिएगा। तो आपके अनुसार जो स्त्री पुरुष क्या है, जो संघ में जाते थे, क्यों जाते थे, यहाँ पर ये बताया गया है। और इनका पूर्ण रूप से हमने आंसर बता दिया है। दो हमने इसके एक उद्देश्य भी बता दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य हैं। और यदि आपका लाइक अति लघु उत्तरीय में भी पूछा जाएगा कि आपके अनुसार स्त्री पुरुष के दो उद्देश्य बताइए कि संघ में क्यों जाते थे, तो भैया यही, यदि आप लोग दो उद्देश्य को बता देते हैं कि बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करना और दूसरा है बौद्ध धर्म का प्रचार करना, तो आपको एग्जामिनर जो है भैया 5 नंबर आपको इसमें दे देगा लघु में, और जो 2 या 3 नंबर होगा आपको किसमें दे देगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देगा। ये कंपलसरी है, और इतना जब आप लिख देंगे तो मिल जाएगा नंबर। तो चौथा भी प्रश्न हमारा होगा, देख सकते हैं, इसका भी आंसर हमने दे दिया है। यहाँ पर देखिए, वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ भी है और आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्लीट हो गया, चौथा भी प्रश्न हमने बता दिया। अब चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है। देखिए 5वां प्रश्न है, सती प्रथा के कौन से तथ्यों ने, जो सती प्रथा है इसके कौन से तथ्यों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। जो बर्नियर है भैया पता ही होगा आपको, बर्नियर कौन है, सती प्रथा का कौन सा तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। आप लोगों ने देखा होगा हरिहर और बुक्का जो है किसके, विजयनगर साम्राज्य के वो थे। सेम उसी प्रकार से जो बर्नियर था उसी के क्षेत्र से संबंधित था। तो देखिए यहाँ पर सती प्रथा के कौन से तत्वों ने जो बर्नियर हैं इनके ध्यान अपनी ओर खींचा, इनके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, यानी पिछले साल ही ये प्रश्न पूछा गया था। आंसर देखिए क्या है, सती प्रथा मध्यकालीन हिंदू समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, क्या है, व्याप्त जो कुप्रथाओं में सर्वाधिक घृणित प्रथा थी। सती शब्द का अर्थ जो है, सती शब्द का अर्थ है क्या है, पतिव्रता और चरित्रवर्ती स्त्री। यानी जो सती शब्द का अर्थ है, यहाँ पर देखिए ये ती लगा है, पतिव्रता और चरित्रवती स्त्री, किंतु समानतया इसका अर्थ पत्नी के अपने, क्या है, इसका अर्थ पत्नी के अपने पति के शरीर के साथ जल जाने की प्रथा से लिया गया था। और बर्नियर ने लिखा है, क्या है, जो बर्नियर है, बर्नियर से क्या है, प्रथा जो है, बर्नियर ने लिखा है कि कुछ महिलाएं स्वेच्छापूर्वक, क्या है, स्वेच्छापूर्वक खुशी खुशी अपने पति के शव के साथ सती हो जाती हैं। यानी सती प्रथा आप लोगों ने सुना भी होगा, और ये शायद 1829 या 1828 में क्या है, इसका एक पूर्ण रूप से विरोध किया गया था। किसके, राजा राम मोहन राय की द्वारा, या इन्हीं के द्वारा शायद किया गया था। और आपको भी पता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें देखिए सती प्रथा का विरोध किसने किया था, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि मैं सही हूँ तो उसको भी बताइएगा, और कब किया था ये भी बताइएगा कि इसका अंत कब हुआ। शायद 1828 में हुआ था, ये शायद हुआ था इसमें। तो देखिए 1828 या 29 में। तो देखिए पति के शरीर के साथ जल जाने की प्रथा से लिया जाता था। बर्नियर ने लिखा है कि कुछ महिलाएं स्वेच्छापूर्वक जो है खुशी खुशी अपने पति के शव के साथ क्या है, सती हो जाती थी, यानी वहाँ पर वो जल जाती थी।
क्या है, जो चिता होती थी उसे अपने पति के साथ में वो जल जाती थी और सती हो जाती थी, किंतु अधिकांश को ऐसा करने के लिए विवश कर दिया जाता था। यानी जो अधिकांश हैं, काफ़ी लोग जो है अपनी पत्नी जो होती है वो अपने पति के साथ नहीं जाती हैं, यानी जलना नहीं चाहती हैं, तो उनको विवश करके वहाँ पर चिता पर लेकर जाया जाता और वहीं पर क्या है, उनको विवश पूर्वक यानी क्या है, विवशता पूर्वक उनको वहाँ पर वो सती होना पड़ता था, तो विवश कर दिया जाता था। लाहौर में एक बालिका की क्या है, जो लाहौर है, लाहौर में एक बालिका की सती होने की घटना का अत्यधिक मार्मिक विवरण देते हुए उसने लिखा है, क्या है, उसने कौन भैया, बर्नियर, उसने लिखा है कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क क्या है, अल्पवयस्क विधवा जिसकी आयु मेरी विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, क्या है, 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, बाली होते देखी, यानी क्या है, बाली जो बालिका होती हैं, क्या है, बाली अवस्था में ये 12 वर्ष की, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, क्या है, बाल विवाह भी अभी प्रेजेंट टाइम में उसको कहते हैं। तो बाल विवाह के वाली होती ही देखा है उस भयानक नरक की ओर जाते हुए वो क्या है, असहाय छोटी बच्ची जीवित से अधिक क्या है, मृत प्रतीत हो रही थी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, जो सती प्रथा था, यानी सती प्रथा का जो विरोध है वो 1828 या 29 में हो गया था, राजा राम मोहन राय ने इसका किया था। तो यहाँ पर जो सती प्रथा का एक प्रकार से पूर्ण रूप बताया गया कि इसका अर्थ क्या होता है और इसमें जो महिलाएं हों किस प्रकार से क्या है, व्यवस्था पूर्वक जो उसके क्या है, एक प्रकार से फोर्स किया जाता है कि वो वहाँ पर चिता पर जाएं, बैठें और अपने पति के साथ में क्या है, जलकर ख़त्म हो जाएं। तो ये इनका एक सती प्रथा का क्या है, तत्व का बर्नियर पे ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्होंने ये सारी चीज़ों को लिखा है। तो 5वां प्रश्न भी हमारा हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका आंसर है और इसी तरीके से इसका आंसर देना है। ज़्यादा बड़े में इसका आंसर मत लिखिएगा, मिनिमम आप लिखना चाहे तो आधा पेज, उससे ज़्यादा 2-4 लाइन और भी लिख दीजिए, लेकिन ज़्यादा मत लिखिए क्योंकि सारे प्रश्नों को हमें करना है, सारी चीज़ों को करना है, तो उसी के हिसाब से कीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बेसरिया क्या है, बेसारिया और बासारिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए, यानी दोनों को हमें स्पष्ट करना है। देखिए आंसर को पढ़ लीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को आप समझिए और इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बैंक में ढूंढेंगे तो ये प्रश्न भी मिल जाएगा, इसका आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन देखिए आंसर क्या होता है, इसका काफ़ी बड़ा दिया होता है, इसीलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लेकर आया हूँ और ये भी लेकर आया हूँ कि किस तरह से लिखना है। आपको पता ही होगा हमारे चैनल पर सभी चीज़ें मिलती हैं और जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप इंस्टाग्राम से हमें पूछ ही सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए, जो भी आपकी बोर्ड से रिलेटेड डाउट है वो पूछिए, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। तो यहाँ पर आंसर देखिए, बेसारिया और बासारिया सिलसिलों में कुछ एक रूपताएँ और कुछ अंतर क्या है, विद्यमान थी। यहाँ पर देखिए बेसारिया और बासारिया में एक रूपता, सबसे पहला देखिए क्या है, दोनों अल्लाह के सामने क्या है, दोनों अल्लाह के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण क्या है, पूर्ण जो है आत्मसमर्पण पर बल देते थे। और उसके बाद में बताया गया है दूसरा है यहाँ पर, दोनों सिलसिले एक क्या है, दोनों जो सिलसिले हैं एक ईश्वर में विश्वास करते थे, उनके अनुसार अल्लाह एक हैं और सर्वोच्च क्या है, सर्वशक्तिशाली और क्या है, सर्वव्यापक हैं। तीसरा है क्या है, दोनों पीर अथवा गुरु को अत्यधिक महत्व देते थे, यानी पीर बाबा आप लोगों ने भी जाना होगा, जो मुस्लिम के लोग हैं उनके बारे में अल्लाह और जो पीर हैं ये इनके बारे में ज़्यादा समझ सकते हैं। प्रश्न को समझ लीजिए फिर इसका आंसर को आप समझिए क्योंकि आंसर इंपॉर्टेंट है और इसी हिसाब से आपको पॉइंट के हिसाब से लिखना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए क्या है, बेसारिया और बासारिया में अंतर देखिए क्या है। सबसे पहला अंतर देखिए, बासारिया जो है सिलसिले सारिया का पालन करते थे, जो बासारिया है ये सिलसिले सारिया का ये पालन करते थे, किंतु जो बेसारिया है, जो सारिया बंधे हुए नहीं थे, बंधे क्या हुए नहीं थे। दूसरा है बेसारिया सूफी संत खानका का तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते थे या करते, उन्हें कलंदर मदारी मलंग हैदरी आदि नामों से जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछा गया है कि बेसारिया और बासारिया सूफी जो परंपरा है, सूफी परंपरा बीच एक रूपता और अंतर दोनों को हमें स्पष्ट करना था। 5 नंबर का प्रश्न था और इतना यदि आप कर देंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा। पॉइंट के हिसाब से लिखिए जिस प्रकार से हमने लिखा है, ऐसे लिखेंगे आपको तो मिल जाएगा 5 नंबर स्टूडेंट।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चंस को बताया जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में फिलहाल स्टूडेंट